जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस की पाठशाला में। यूपीपीएससी मेंस के लिए ये सीरीज चल रही है, ठीक है, 2023 के लिए, नॉट इवन कि मतलब 2023 के लिए, बट आप किसी भी मतलब ईयर के लिए तैयारी कर रहे हो, 2024, 25, 26 सभी के लिए है ये, ठीक है। और इसको देख करके आपको बेसिकली कैसे उत्तर लिखा जाता है वो चीज़ आपको सीखनी है, ठीक है। मैं कुछ वैल्यू एडिशन बताता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि जो मैं मॉडल आंसर इसमें बता रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ, वैसा ही लिखें, लेकिन जो चीज़ें मैं एडिशनली बताता हूँ, जो चीज़ें आपको बोलता हूँ कि ये चीज़ आप इसमें इंक्लूड करिए, वो ज़रूर किया करिए, क्योंकि उससे क्या होगा, आपका उत्तर जो है वो इनरिच होगा, और इनरिच होगा तो आपको जो जनरल मार्क्स हैं उससे कहीं बेहतर मार्क्स मिलेंगे, मतलब आप 1-2 नंबर आगे रहोगे। और ये यकीन मान के चलिए कि अगर आपने हर प्रश्न में, मतलब 20 प्रश्न आता है, और अगर आपने प्रत्येक प्रश्न में कम से कम मतलब 0.5 से लेकर 1 नंबर तक का अगर मार्जिन ले लिया, तो आप मान के चलिए कि 15 से 20 नंबर आपको हर पेपर में आपको मार्जिन मिलेगा। कहने का मतलब है कि 90 के आसपास नंबर आपको मिलेंगे, और मिलने भी चाहिए। 400 के आसपास नंबर रहता है जीएस में, तभी आप जो है मतलब पीडीएफ में जो फाइनल पीडीएफ आएगी उसमें अपना नाम देख सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिएगा, आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये 9वां वीडियो है, इसके पहले मैंने 8 वीडियो ऑलरेडी है पड़ा हुआ है चैनल पर। अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न भी हैं, प्लस जो चीज़ें मैंने उसमें बताई हैं उसको पहले प्रश्न लिख लीजिए, आपको इसी पे मिल जाएगा, ठीक है। थंबनेल पर ही प्रश्न आपको मिल जाएगा, उसको लिखिए। लिखने के बाद फिर ये वीडियो देखिए, ठीक है, कि क्या क्या चीज़ आपने मिस करी और क्या चीज़ आपने लिखा उसमें। तो सेल्फ इवैल्यूएशन भी करिए। इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में, ठीक है। आप लोग व्यूज़ देते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, लाइक करके शेयर भी कर दिया करिए दोस्तों में, ठीक है। उत्तर लेखन एक ऐसी कला है जिसको आप प्रैक्टिस के बल पर ही आप निखार सकते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। कोई भी टॉपर हो, कोई भी जिसने भी एग्ज़ाम क्रैक किया है, यूपीएससी, यूपीपीसीएस या किसी स्टेट सिविल सर्विसेज का, पीएससी का, वो यही बताता है कि आपको लिखने का अभ्यास करना पड़ेगा, लेखन शैली आपको बढ़िया बनानी पड़ेगी। तो वो कैसे होगा भैया? तो लिखने से ही होगा। तो लिखने से भागिए मत, सिर्फ एमसीक्यू और फैक्ट्स के पीछे मत भागिए, लिखिए। कैसे लिखना है, कैसे चीज़ों को इनरिच करना है, वो भी जानिए, ठीक है। तो चलिए विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं। फिर से मैं दोहराऊंगा, एवरीथिंग इज़ प्रैक्टिस, यानी पेले का ये कथन है, एवरीथिंग इज़ प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस कैन बीट इंटेलिजेंस, ये भी याद रखिएगा। ये 2 मूल मंत्र हैं ये, ठीक है, मैं हमेशा बताता हूँ इसको, ठीक। तो ये याद रखिएगा और इसी के उस पर आप काम करिए, ठीक। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका ये आज का प्रश्न है कि प्राचीन महाजनपद काल में, ठीक है, प्राचीन महाजनपद काल में कितने महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित थे, विस्तार से वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया है, अगर आप फर्स्ट डे देख रहे हैं इस वीडियो को तो भी, और अगर आपने सारे वीडियोस देख लिए हैं तो भी, मैं हमेशा यही चीज़ बताता हूँ कि पहले प्रश्न को आप पढ़िए तो 2-3 चीज़ें आप उसमें ज़रूर देखिए। क्या? पहला तो देखिए कि कितने पार्ट में है ये प्रश्न, ठीक है, कितने पार्ट में पूछा है पहला। फिर देखिए क्या उसमें मैप बनाने की गुंजाइश है, ठीक है, मैप बनाने की गुंजाइश है, तो ये 2 चीज़ ज़रूर देखिए। फिर उसके बाद ही उत्तर आप शुरू कीजिए, ठीक है। और इंट्रो, सबसे पहला इंट्रो, तो आप इंट्रो में क्या बताएंगे? प्राचीन महाजनपद काल के बारे में बता सकते हैं आप, बेसिकली 2-3 लाइन का, 2 से 3 लाइन का बता दीजिए कि महाजनपद काल का जो उदय हुआ था वो मतलब कब से हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, वो चीज़ें थोड़ी सी आपको बतानी पड़ेंगी। वो बताने के बाद ही आप आगे बढ़िए, ठीक है। उसके बाद आप बताइए कि महाजनपद काल में कितने जनपद थे, उनके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, ठीक है। अब इंट्रो में वो बता दिया, उसके बाद मेन बॉडी में आ जाइए। मेन बॉडी में आप बताइए कि महाजनपद काल के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है। तो देखिए, जैसे जो बौद्ध साहित्य हैं उनसे हमें जानकारी मिलती है, बौद्ध साहित्य से। अंग्युत्तर निकाय हो गया, महावस्तु हो गया, ठीक है, ये महादान, ये सब, ठीक है। तो वो उनके बताते हैं, 16 महाजनपदों की जानकारी देते हैं। फिर जैनिज़्म, जैन से भी है, तो जैन वाले भी बताते हैं, ठीक है। भगवती सूत्र में आपको इन 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलेगी, ठीक। तो अब चूँकि इसमें उत्तर प्रदेश का ही पूछा है तो इतना आप लिखने के बाद, ठीक है, अगर आप चाहें, आपके पास अगर समय रहे, चूँकि 8 में या 12 में किस में प्रश्न पूछ रहा है, 8 नंबर में पूछ रहा है, तो इतना समय भी नहीं रहता और इतना पेज भी नहीं रहता कि आप उस चीज़ को उसमें वहाँ पे बता सकें, ठीक है। तो उस चीज़ को कम उसमें लिखिए। अगर आप 12 नंबर में लिख रहे हैं तो बढ़िया सा, पहले आप जब 16 महाजनपदों की बात करें तो इंडिया का मैप बना के, पहले इंडिया का मैप बना दीजिए, ठीक है। फिर इंडिया का मैप बना के आप उसमें जो है
इंडिया का मैप बनाइए और उसमें यहाँ दिखा दीजिए कहाँ 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 थे, ठीक है, मैप। उसके बाद जब उत्तर प्रदेश का पूछ रहा है तो उत्तर प्रदेश वाले में आइए। तो देखिए आपको पता है, अगर आपने हिस्ट्री में पढ़ रखा है तो 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद जो है वो यूपी में पड़ते हैं। तो कौन कौन से हैं उनके बारे में, जैसे ये इन्होंने राउंड करके बनाया है, इस तरीके से ना भी बनाइए तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। यहाँ पे लिखिए महाजनपद यूपी में और यहाँ पे 8 ऐसे ऐसे कर दीजिए, या आप राउंड करके महाजनपद 16 महाजनपदों में 8 महाजनपदों में ऐसे ऐसे कर दीजिए। ये ज़रूर बनाना है डायग्राम, ये फ्लो चार्ट ज़रूर बनाना है ये, ठीक है। इससे क्या है कि आपको मतलब टाइम भी बचेगा और समझ में भी आ जाएगी, ठीक है, जो एग्जामिनर है उसको समझ में भी आ जाएगा। अब चूंकि ये 8 के 8 हैं और आपको मैप भी बनाना है, ठीक है। जैसे ही आप इंट्रो आपने लिख दिया, मेन बॉडी में आपको इनके बारे में बताइए कि कहाँ से जानकारी मिलती है, ठीक, 16 महाजनपदों की। अगर इंट्रो में भी लिख देते हैं जानकारी तो भी कोई बुरी बात नहीं है। इंट्रो किसी भी तरीके से आप लिख सकते हैं, ये जो प्रश्न की मांग है उसके हिसाब से आप लिखिए, ठीक है। फिर उसके बाद मैप बना दीजिए। यूपी का मैप ज़रूर बनाना है। अगर आप मैप नहीं बनाते हैं, आपका जो उत्तर है वो अधूरा रह जाएगा, तो इसलिए मैप ज़रूर बनाइएगा, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक बना के दिखा दिया है आप लोगों को छोटा सा, कि ये चीज़ें आप उसमें ऐसे मार्क कर दीजिए, ठीक है। सब नहीं मार्क करते हैं तो कुछ प्रमुख लिख दीजिए और इसको कोष्ठक इसमें बंद करिए आप, ठीक है, खाँचे में बंद करिए और यहाँ पे लिखिए कि उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले महाजनपद काल के ये जो महाजनपद हैं ये हैं, तभी समझ में आएगा। ऐसे बना दिया छोड़ दिया तो नहीं। और चित्र संख्या लिख दीजिए इसमें, चित्र संख्या 1 छोटा सा, ठीक है। ये आदत जब डालेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तभी होगा वहाँ पे, नहीं तो वहाँ क्या होता है ना, वहाँ जब आप प्रश्न देखते हैं तो लिखना शुरू कर देते हैं, टाइम भी नहीं रहता है आपको, 3 घंटे में 20 प्रश्न लिखने रहते हैं, उसमें क्या होता है स्लिप कर जाता है। लेकिन अगर आप चीज़ों को आप अपने अंदर अपनी हैबिट में रखेंगे, इनकलकेट कर लेंगे अपने अंदर, तो वो आपको वहाँ पे फटाफट मतलब आपका काम होता रहेगा। अब जैसे इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का उदय होता है, जिसका विवरण बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म का जो ग्रंथ है भगवती सूत्र, इनमें मिलता है, ठीक। ये इन्होंने बता दिया। तो ये चीज़ आप इंट्रो में डाल सकते हैं। ये चीज़ कहाँ डालेंगे आप? इंट्रो में, ठीक है, इंट्रो में डालिए, बस इतना ही लिखिए यहीं तक। ये जो लाइनें हैं इनको मत लिखिए आप, ठीक है। इनको क्या हुआ, आप फिर वो जो मैंने बताया कि आपको ये फ्लो चार्ट या डायग्राम टाइप ऐसे बना दीजिए, ठीक है। इसको आप बना दीजिए, 16 महाजनपदों के बारे में बता दीजिए इसमें 8 सॉरी। फिर उसके बाद आगे मैप भी बना दीजिए वहीं छोटा सा। फिर अब इसमें चूँकि जैसे 8 नंबर का है तब तो आप बहुत ज़्यादा डिटेल में मत लिखिए, लेकिन अगर 12 नंबर में यही प्रश्न पूछे आपसे, ठीक है, तो 12 नंबर में क्या है कि फिर आपको उनके बारे में थोड़ी थोड़ी विशेषताएं बतानी पड़ेंगी। जैसे अब यहाँ पे लिखिए कि जो वर्तमान अवध का क्षेत्र है कोसल क्षेत्र। अब यहाँ पे जैसे आपने लिखा कोसल, ठीक है, तो कोसल लिख दिया, कोसल, फिर इसकी राजधानी लिख दीजिए, ठीक है, राजधानी लिखिए, ठीक है। फिर कौन सा क्षेत्र, आज के युग में कौन सा क्षेत्र है वो वर्तमान में तत्कालीन, तो अवध वाला क्षेत्र, ठीक। इस तरीके से राजधानी इसकी आप श्रावस्ती लिख दीजिए, ऐसे करके लिखना है, ठीक है। ये 2-3 लाइन हर एक जो महाजनपद हैं उनके बारे में आप ज़रूर लिखिए, ठीक। अब जैसे काशी है तो काशी लिखिए, काशी लिखने के बाद इसमें बताइए कि वर्तमान समय में वाराणसी वाला क्षेत्र जो है उसके जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं वो, ठीक, ये बता दीजिए। अगर राजा का नाम वहाँ पे जो राजवंश रहे हैं उन्होंने जो शासन किया है उनके बारे में पता है तो बता दीजिए, ठीक है। काशी को ये भी बता सकते हैं आप, जैसे अजातशत्रु ने अपने में मिला लिया था, ठीक है। कौशल जो है काशी को हराकर, ये तो मतलब पहले का है, अजातशत्रु ने मिलाया था ना इसको, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो ये चीज़ हो गया। फिर जैसे आप मल्ल के बारे में बताइए कि मल्ल तो कौन कौन से जनपद हैं ये देख लिया ना आपने, ये तो याद ही होगा यार, आपको याद नहीं है तो याद कर लीजिए। कौशल, काशी, मल्ल, वत्स, चेद, सूरसेन, कुरु और पांचाल, ये आपके 8 जनपद याद रखिएगा इनको, ठीक है। लिख के याद करिए, लिख लीजिए पूरा, ठीक है। फिर वैसे ही सभी के बारे में बताते चलिए कि मल्ल के बारे में जो मैंने एक पैटर्न बता दिया उसी पैटर्न पे चलिए। अब ईच बाई ईच मतलब लाइन में रीड करूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा इसमें, और इतना समय नहीं है। आप बस चीज़ों को समझिए कि मैं क्या चीज़ बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। दो चीज़ें हैं, एक तो मतलब आप लिखिए, जैसे 2 चीज़ ज़रूर लिखिएगा। जैसे आपने लिखा कौशल, तो इसकी जो राजधानी है और वर्तमान जो क्षेत्र है ये ज़रूर देखिएगा। इतने में ही 2 लाइन 3 लाइन हो जाएगी और इतना ही समय है आपके पास लिखने का, ठीक है। अगर कुछ और विशेषता आपको मालूम है तो वो लिख सकते हैं। जैसे अब मल्ल के बारे में आप बता सकते हैं कि ये जो मल्ल था इसमें गणतंत्र था, ठीक है, ये भी बता सकते हैं आप। मल्ल, कुशीनारा के मल्ल आप पढ़ा होगा आपने, ठीक है, पावा के मल्ल, ये सब, तो ये पावा और कुशीनारा,
तो ये बता सकते हैं। इसमें क्या है, ये गणतंत्र था, तो इसके बारे में ज़रूर लिखना, जो स्पेशलिटी है वो ज़रूर लिखिएगा कि ये तत्कालीन जो है वो उस समय गणतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत आता था ये, ठीक, ये भी याद रखिएगा। तो जो खास चीज़ें हैं उनको ज़रूर आप मेंशन करिए उसमें, मल्ल के बारे में बताइए आप, ठीक। जैसे आधुनिक इलाहाबाद बांदा ये लिख दिया इसमें कि कहाँ कहाँ पे क्या मिलेगा, ये वत्स के बारे में पूछ रहा है तो वत्स के बारे में बता दीजिए इसमें, कौशाम्बी इसकी राजधानी है, ठीक। फिर इसी तरीके से चेदी महाजनपद, ठीक है, सत्यमती या सोत्तमती जो भी है इसके बता दीजिए। यहाँ पे ये शिशुपाल का जरूर वर्णन कर, मतलब बता सकते हैं, शिशुपाल का वध है ना, शिशुपाल महाभारत काल में यहाँ का प्रसिद्ध शासक था शिशुपाल, ठीक है। इस तरीके से जो भी क्षेत्र जहाँ पे हैं, जैसे ये मेरठ दिल्ली वाला क्षेत्र कुरु जनपद है ना, इंद्रप्रस्थ राजधानी थी इसमें, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। आधुनिक रुहेलखंड ये बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद वाला ये पांचाल महाजनपद में आता था। अहिछत्र और काम्पिल इसकी 2 राजधानियाँ थीं, इसकी 2 राजधानियाँ हैं उनको भी दिखाइएगा, ठीक है। जैसे ये हो गया ना पांचाल में इसकी 2 राजधानियाँ हैं, इनको भी दिखाइएगा, ठीक। तो इस तरीके से आप इनको दिखा दीजिए, इतना ही दिखाना था इसमें। बाकी फिर आप कंक्लूड कर सकते हैं इसमें कि उपरोक्त विवरण के आधार पर कह सकते हैं कि प्राचीन काल के 16 महाजनपदों में से आधे जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है, जो प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश के महत्व को दर्शाता है, ठीक है। इस तरीके से भी कर सकते हैं, और ये भी कर सकते हैं कि उन महाजनपदों से सीख लेकर ही आगे जो मतलब नगरीकरण, शहरीकरण हुआ, ये धीरे धीरे विकास की जो परंपरा चलती रही, वो भी आप उसको कनेक्ट करके दिखा सकते हैं उससे। जो गणतांत्रिक व्यवस्था थी उसके आधार पर दिखा सकते हैं कि वो गणतांत्रिक व्यवस्था आज के हमारे जो राजनीति है, हमारा जो ये है पॉलिटी है, राज व्यवस्था है, उसमें भी देखने को मिलती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप उसको कनेक्ट करके दिखा सकते हैं। चलिए, तो ये वीडियो बस इतना ही, ये प्रश्न आज का यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो कल अच्छा नेक्स्ट डे वाला एक प्रश्न और लिखिए, मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। अगला प्रश्न लिख लीजिए, मैं बोल दे रहा हूँ, और लिखूँगा तो ज़्यादा समय लग जाएगा। चलिए लिख ही देता हूँ। तो लिखिए कि प्राचीन काल में स्थित गणराज्य और एवं उनके शासन प्रणाली का विवरण प्रस्तुत कीजिए या वर्णन कीजिए, जो भी लिखें, ठीक है। विवरण दीजिए, ठीक है। तो ये विवरण दीजिए आप, ठीक। तो इसमें भी वही है, आपको पता होना चाहिए कि कितने गणराज्य थे, जो प्राचीन काल में कितने गणराज्य थे, उनमें से कितने यूपी में थे, तो वो चीज़ें आप इसमें इंट्रो में बता करके, फिर जैसे ये ऊपर वाला प्रश्न फॉर्मेट किया है उसी तरीके से इसको भी फॉर्मेट करिएगा, लिखिएगा। नहीं लिखेंगे तो भैया आपकी मर्ज़ी है, आखिर एग्ज़ाम आपको देना है, भविष्य आपका है, ठीक। चलिए, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।